Okay, so friends, now we are going to start with next and last chapter of our syllabus, the wonderful chapter of business cycle. So, to tell you, this particular chapter is based on macro level concept. तो मैक्रो लेवल के कॉन्सेप्ट है. वैसे तो हमारी पूरी स्टडी जो रही है अब तक माइक्रो कॉन्सेप्ट के अराउंड ही रिवॉल्व हुई है, पर ये मैक्रो फैक्टर इसलिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप कितना भी कुछ कोशिश कर लो, आप माइक्रो फैक्टर को कितना भी संभाल लो, देर आर सर्टन फैक्टर विच अफेक्ट्स यू एट मैक्रो लेवल एंड दे आर बियॉन्ड योर कंट्रोल. सो वी वांट टू नो व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट. अब सवाल ये है, सर माइक्रो फैक्टर आर कंट्रोलेबल, ठीक है, एंड मैक्रो फैक्टर इज बियॉन्ड कंट्रोल. मैक्रो फैक्टर इज बियॉन्ड कंट्रोल. तो सर जो चीज़ हमारे कंट्रोल के बाहर है हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है. तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है जी. तो अब हम जानना चाहते हैं कि भैया ये जो मैक्रो फैक्टर है क्यों इंपॉर्टेंट है. बेटा देख लो, वैसे तो मैं बिजनेस करता हूँ, दिस इज अ माइक्रो फैक्टर, पर आज के टाइम पे मैं फेस टू फेस क्लासेस लेने बाहर जा पा रहा हूँ क्या? नहीं. क्या मैं ट्रेडिशनल फॉर्म में बिजनेस कर पा रहा हूँ क्या? नहीं. सर मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो माइक्रो लेवल की हैं पर जिसका इम्पैक्ट, जिसके ऊपर इम्पैक्ट आता है मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल कोविड इज नॉट इन माई कंट्रोल, इट्स एक्चुअली नॉट इन माई कंट्रोल, पर क्या सर इससे माइक्रो लेवल पे नुकसान हो रहा है? हाँ. क्या माइक्रो लेवल पे डिसीजन चेंज हो रहा है? हाँ. जैसे कि मैं स्टूडेंट को बोलता हूं, आज है अक्टूबर 2020, मैं स्टूडेंट को बोलता हूं वैक्सीन इज नॉट गोइंग टू कम एनीवेयर सून. तो ऐसे टाइम पे जो नेक्स्ट अटेम्प्ट, इमीडिएट नेक्स्ट अटेम्प्ट वाले मे के स्टूडेंट रहने वाले हैं, उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है बेटा? उन लोगों के लिए एडवाइस है कि आप घर से बैठ के क्लासेस करो. दिस इज मैक्रो कंडीशन. ये मैक्रो कंडीशन हुई, मेरे माइक्रो लेवल की फंक्शनिंग को इंपैक्ट कर गई. सो माइक्रो फैक्टर्स तो हमारे कंट्रोल में है, बट मैक्रो फैक्टर्स वी वांट टू एनालाइज देम सो टू मेक द प्रॉपर डिसीजंस. चलिए. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस साइकिल? सर बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड साइकिल. आप इसका ऑल्टरनेटिव नाम लिख सकते हैं. Business cycle is also called as trade cycle. What do you understand by business cycle or trade cycle? Sir, alternative expansion, contraction, expansion, contraction, expansion, contraction, expansion, contraction, expansion, contraction, expansion, contraction. क्या बोला सर? सर ऑल्टरनेटिव एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. मैंने आपको हैंड मूवमेंट के थ्रू बताया कि ये जो रिदम थी मेरी, ये भी परफेक्ट नहीं थी. यानी बिजनेस साइकिल जो है ऑल्टरनेटिवली एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट तो होने वाले हैं, बट ये जो ऑल्टरनेटिव एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होने वाले ये होगा, पर इसका रिदम कांस्टेंट नहीं रहेगा. सो आफ्टर एवरी एक्सपांशन इट विल बी फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, बट इसका रिदम स्मूथ नहीं रहेगा. आगे पढ़ते हैं. बिजनेस साइकिल और द ट्रेड साइकिल रेफर टू द ऑल्टरनेट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी एज रिफ्लेक्टेड इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. सर इससे जीएनपी, एम्प्लॉयमेंट और इनकम पे फर्क पड़ता है, ऑब्वियसली हमें देखने को मिलेगा. तो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरना मतलब क्या सर? एम्प्लॉयमेंट पे इंपैक्ट आएगा, इनकम पे इंपैक्ट आएगा और जीएनपी जीडीपी पे भी इंपैक्ट आएगा. So yes. So guys, business cycle is also called as trade cycle and you have my notes. The business cycle refers to the alternative expansion and contraction in aggregate economic activity, मतलब जीडीपी पे इम्पैक्ट, इनकम पे इम्पैक्ट एक्सेट्रा. भैया इसमें 4 फेजेस होते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है. सबसे पहला फेज यहां पर आप देखेंगे बेटा, ये होता है एक्सपांशन फेज. एक्सपांशन फेज, एक्सपांशन में क्या होगा सर? एक्सपांशन को तो सबसे पहले और कोई नाम है क्या? हाँ, इसको अपस्विंग भी बोला जाता है. अपस्विंग यानी झूला रहता है वो ऊपर जाता है, वो अपस्विंग. या फिर सर बूम भी बोला जाता है, या फिर एक्सपांशन. फिर जब इसके मैक्सिमम पे पहुंच जाता है तो इसको बोलते हैं पीक या फिर प्रॉस्पेरिटी. फिर जब गिरता है तो भैया एक्सपांशन का उल्टा कॉन्ट्रैक्शन, अपस्विंग का उल्टा डाउन स्विंग, और बूम की जगह आ जाता है रिसेशन.
जब रिसेशन एकदम सीवियर फॉर्म पे आ जाता है तो वो आ जाता है ट्रॉफ पे, ट्रॉफ या फिर डिप्रेशन, और फिर फाइनली सर इकोनॉमी वापस उठना चालू हो जाती है। बात समझ में आई आपको? हाँ जी। So this is the thing, alternative expansion and contraction in aggregate economic activity resulting from एग्रीगेट डिमांड अफेक्टेड दिखती है आपकी, एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट दिखता है, इनकम पे इम्पैक्ट दिखता है, ये सारी चीज़ों को बोला जाएगा बेटा बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के 4 फेस, अलग अलग नाम मैंने आपको बता दिए बेटा। बिजनेस साइकिल के टाइप बता सकता हूँ, अलग अलग टाइप से बिजनेस साइकिल अपना बिहेवियर एग्जिबिट करेगी। आप लोग ज़रूर मेरा ग्राफ मैराथन रिविजन देखिएगा, उसके अंदर मैंने ये भी बताया बेटा। बिजनेस साइकिल चाहे तो ऐसी भी हो सकती है, चाहे तो ऐसी भी हो सकती है, जो कि मोस्ट प्रेफर्ड है सर, धीरे धीरे स्मूथली जा रही है। सर सबसे खतरनाक फॉर्म कब हो जाएगा बिजनेस साइकिल का? जब उसके अंदर ऐसा कुछ तो भी फीचर रहेगा। सर ऐसी हार्ट बीट बढ़ रही है आपकी, मीन से देखो ना सर कितना डेविएशन हो रहा है, जितना ऊपर जाओगे उतना ही नीचे गिरोगे। तो ऐसी बिजनेस साइकिल किसी काम की नहीं। हमारी कोशिश रहेगी कि बिजनेस साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ रहे। देखो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूस चलेंगे, ये इनहेरेंट नेचर है, इनहेरेंट नेचर है इकोनॉमी का, ये तो होना ही है। कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली एंडलेसली नहीं बढ़ सकती या फिर एंडलेसली गिर नहीं सकती। तो सर उठना है, लेकिन रिदम स्मूथ होना चाहिए, रिदम शुड बी स्मूथ, आगे बढ़ते रहना चाहिए, वो भी इस तरीके से। सर ऐसे तो इकोनॉमी के अंदर कमाएंगे लोग, लेकिन जब ये गिरेगा ना बहुत टाइम के लिए, तब बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे। हाँ जी, तो भैया जॉबलेस लोग मर जाएंगे। पता है इकोनॉमी रिकवर करेगी, पर यार रिकवरी करने तक कितना समय लग जाएगा वापस से, तब तक तो सर सालों बीत जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। सो दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट आई कैन से। क्यों सर ये बेस्ट है? एक बार ना मैं एक मीन लेवल निकालता हूँ बेटा। तुम एक बार यहाँ पर पहुँचने के बाद ना गिर भी रहे हो तो ज़्यादा नहीं गिर रहे हो, फिर बढ़ने के बाद गिर भी रहे हो तो इस लेवल से ऊपर ही हो, फिर बढ़ने के बाद गिर भी रहे हो ना तो इस लेवल से तो ऊपर ही हो। तो दिस इज कंसिडर्ड बेटर, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होने चाहिए सर। ओके, फिर 2 पॉइंट और आते हैं, गुड ट्रेड और बैड ट्रेड। ध्यान से सुनिएगा बेटा। गुड ट्रेड के टाइम क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मस्त रहती है सर, एम्प्लॉयमेंट मस्त है, सबके पास एम्प्लॉयमेंट है और प्राइजेस भी बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे सर एम्प्लॉयमेंट है और प्राइजेस बढ़ रहा है, चलो एम्प्लॉयमेंट तो मान लिए अच्छा टाइम, अच्छा साइन है, अच्छा टाइम चल रहा है, गुड ट्रेड। लेकिन सर गुड ट्रेड में प्राइजेस इंक्रीज होना ऑब्वियसली बेटा, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो आपके पास आएगा जॉब, जॉब आएगा तो क्या होगा? आएगा पैसा, पैसा आएगा तो आप क्या करोगे? डिमांड क्रिएट करोगे, डिमांड क्रिएट करोगे तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो नया लेबर लगेगा, नया लेबर लगेगा तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, वो वेज रेट बढ़ाएगा, वेज रेट बढ़ाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा। और वही मैंने बोला, लेकिन घबराने की बात नहीं है बेटा, आपके पास इंप्लॉयमेंट है यानी लो अनएम्प्लॉयमेंट है। सर बैड ट्रेड क्या होता है? कमोडिटी का प्राइस गिर तो रहा है, लेकिन सर हमारे पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वी आर अनएम्प्लॉयड। तो गुड ट्रेड के अंदर आपको ये चीज हजम होने में तकलीफ जाएगी स्टार्टिंग में, राइजिंग प्राइसेस पर। जरा आप सोचो, आप महीने के लाख रुपए कमा रहे हो तो क्या आप 70-80 हजार का खर्चा कर सकते हो? ऑब्वियसली सर। पर अगर मान लो वही 70-80 हजार की चीज 20 हजार पे आ जाए और आपके पास जॉब ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? भैया इससे तो बेटर था कि जब मेरे पास जॉब था, यानी कि लो अनएम्प्लॉयमेंट थी और राइजेस हो रहे थे प्राइसेस का। सो गुड ट्रेड में प्राइसेस बढ़ते हैं, बैड ट्रेड में प्राइस गिरते हैं। आपको पता है बैड ट्रेड के अंदर इंटरेस्ट रेट भी गिरेगा। क्यों सर? बताऊंगा आगे। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होगा। अनंत डाल दूंगा वीडियो, डाल दूंगा बेटा। पोस्ट लेक्चर प्रोसेसिंग बहुत हैवी टास्क होता है, थंबनेल बनाना रहता है, एडिट करना रहता है, एडिट करने में एक लेक्चर को एडिट करने में 1.25 घंटा यूट्यूब लेता है, हम तो क्या 10 मिनट में कट मार देते हैं। पोस्ट लेक्चर प्रोसेसिंग रहता है, फिर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, अपलोड के बाद प्रोसेसिंग होता है, उसमें समय लगता है। 70-70 80-80 GB के लेक्चर्स हो जाते हैं, 10-12 लेक्चर, उसमें समय लगता है। तो इंस्टेंटली बोल दिया चीज़ें आ जाती है, ऐसा नहीं होता है। ये लाखों का सिस्टम लगाओ चाहे करोड़ों का सिस्टम लगाओ, इट इज़ टेक्नोलॉजी, इट टेक्स टाइम। ठीक है,
आई टेल यू समथिंग इन एडवांस, बिकॉज हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी इसलिए बता देता हूँ कि उस समय आप प्रेजेंट हो, आपको चीज़ पता चल जाए, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें उस चीज़ के लिए। बट इफ़ आई टेल यू समथिंग इंस्टेंटली, उसका एकदम इम्पैक्ट आ जाएगा। आप ऐसा मत उम्मीद करिए। आई नो कि क्या क्या देना है आप लोगों को। ठीक है बेटा। आई फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के फीचर्स देख लेते हैं सर। बिजनेस साइकिल अकर्स पीरियोडिकली। सर ये आता जरूर है, आपको पता है हेलिस कॉमेट, पता है हेलिस कॉमेट, वो 76 ईयर में एक बार रिपीट होकर आता है, तो मतलब पता है सर आएगा जरूर। उसी तरीके से सर बिजनेस साइकिल आएगी ही आएगी। इनफैक्ट अपन हमेशा बिजनेस साइकिल के अंदर ही हैं, लेकिन कभी एक्सपांशन फेज में बैठे रहते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्शन में बैठे रहते हैं, फिर एक्सपांशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, तो ये चीज चलता ही जाता है। अब जैसे मोदी सरकार आई थी तब मार्केट अच्छा उठा था, एक्सपांशन हो रहा था, सारी चीजें हो रही थी। कोरोना आ गया सर, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, पर दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। there will be a ray, a hope of optimism in economy, and economy will recover again। तो ये चीज वापस से होने वाली, economy is going to recover again। so business cycle occurs periodically। business cycle do not exhibit regularity, यानी कि सर ये कोई आदित्य शर्मा नहीं है कि हर दिन 8 बजे बराबर तुम्हारे पास आ जाए, ये अपनी मर्जी से जब चाहे आएगा। अब देखो ये रेगुलरली नहीं आता है, फिर भी इसकी इज्जत है, और जो रेगुलरली आता है लोग इसकी इज्जत करते नहीं है। ऑन टाइम आने वालों की कौन इज्जत करता है? 8 बजे बोला चालू करने के लिए, कहाँ इज्जत करते हैं लोग? लोगों को लगता है फ्री है सर, इसलिए आ जाते हैं, है भैया। तो ये बिजनेस साइकिल अपनी इज्जत बनाने के लिए क्या करता है? इरेगुलरिटी दिखाता है। इज्जत बनाने की बात नहीं है, वो इरेगुलर है। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, बिजनेस साइकिल रेगुलरली नहीं आता, यानी हर 10 साल में आ रहा है, हर 5 साल में आ रहा है, हर 6 महीने आ रहा है। सर ये कोई दिवाली का त्यौहार थोड़ी जो हर 1 साल में आ जाए बराबर ऑन टाइम, नहीं सर, रेगुलरली नहीं आता, बट ये आएगा। ड्यूरेशन में ऑल्सो वेरी, सर हो सकता है 20-20 साल तक एक्सपांड कर रही है इकोनॉमी, हो सकता है गिर रही है 2 साल के लिए फिर से उड़ गई, तो कोई ऐसी इसमें रेगुलरिटी, कोई ड्यूरेशन भी फिक्स नहीं है। हो सकता है 3 साल पहले ही हमने स्लो डाउन में से बाहर निकले, फिर से स्लो डाउन में घुस गए, कोई कुछ नहीं कह सकता। इंटेंसिटी ऑल्सो वेरीज, सर कई बार 20-20 साल तक एक्सपांशन चल रहा है, 15-15 साल तक कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, अगला एक्सपांशन 3 साल चला, अगला कॉन्ट्रैक्शन 2 साल चला, अगला एक्सपांशन 3 साल चला, उसके बाद 1.5 साल ही कॉन्ट्रैक्शन चला। तो अपन ये भी नहीं बता सकते इसकी इंटेंसिटी क्या है, ये कितना सीवियर रहेगा ये भी पता नहीं। पर मैं आपको एक बात बता दूं, इस सदी का सबसे बेकार साल यही गया है 2020 इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। आगे और पता नहीं क्या होगा, एलियन वेलियन आ गए तो पता नहीं क्या होने वाला है, हो सकता है कुछ भी, कोई बड़ी बात नहीं है। बट टू बी फेयरली ऑनेस्ट, इकोनॉमी बहुत गिरा है अभी इस बार अपना। द लेंथ ऑफ ईच फेज इज ऑल्सो नॉट डेफिनेट, मैंने आपको बताया कि सर लेंथ भी फिक्स नहीं है, कोई बड़ा रहता है कोई छोटा रहता है। बिजनेस साइकिल जनरली, बेटा ये वर्ड को अंडरलाइन करना, जनरली ओरिजिनेट्स इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी में मतलब क्या होता है बेटा? कैपिटल, कैपिटलिस्ट, या फिर फ्री मार्केट, या फिर लेजे फेयर, वो जो भी स्पेलिंग, लेजे फेयर इकोनॉमी। ठीक है, ओपन इकोनॉमी के अंदर बेसिकली होता है। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, किसी को भी मैक्रो लेवल पे पता नहीं क्या कंडीशन होने वाली है। अब तक बिजनेस साइकिल कैसे आती है मैंने सिखाया नहीं है, बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इनके पास मैक्रो व्यू रहता ही नहीं है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट को पहले ही से सबका पता रहता है सारी चीजें, तो वो कंट्रोल कर सकती है। तो क्या सर आप ऐसा कहना चाहते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी बिजनेस साइकिल नहीं आएगी? आएगी, पर उसकी इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, इंटेंसिटी बहुत स्मूथ रहेगी। सर देखो एक बात बताओ, कभी आपने कोई कार का गेम खेला है? कभी कार का गेम खेला है? तो कार के गेम में क्या रहता है ना, कई बार ऐसे एक शार्प टर्न रहता है, खतरनाक, फिर ऐसा टर्न, फिर ऐसा। ठीक है, तो जब आप पहली बार वो नए ट्रैक पर जाते हो ना गेम के अंदर, आप इधर ठोकते धाड़ 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 धाड़। क्यों सर? आपको आगे का रास्ता ही नहीं पता है। तो 3-4 बार खेलने के बाद ना बेटा यहाँ पर बराबर स्लो हो जाते हो, स्लो हो गए, स्लो हो गए, स्लो हो गए, स्लो हो गए, पहुंच जाते। और फिर कभी आपने कार गेम मैप के साथ खेल के देखा है? सर कार गेम कभी आप मैप के साथ खेलोगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा आगे क्या होने वाला है, तो आप पहले ही स्लो हो जाते हो। कहने का मतलब क्या है सर आपका? कहने का मतलब बहुत सिंपल है, सोशलिस्ट इकोनॉमी को पहले से ही मैक्रो व्यू पता रहता है, इसलिए वो पहले ही खुद को स्लो कर लेता है, वो पहले से ही खुद को इम्यून कर लेता है। सर इसका मतलब ये क्या कि उन पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा? इंपैक्ट तो होगा पर इतना सीवियर नहीं होगा। ठीक है जी। दे आर परवेसिव एज वेल। परवेसिव का मतलब क्या है? सर एक को मिला सबको होगा, एक कंट्री के अंदर रिसेशन आया, बिजनेस साइकिल आया, सब में आएगा, एक सेक्टर में आया बाकी सब में भी आएगा। सर नहीं समझा, कैसे होगा?
मान लो एक अच्छा बड़ा सा एग्जाम्पल रहता हो, ये है, आप ही पहचानना कौन सी कंट्री है ये। कौन सी कंट्री है ये मूछे हैं तेरी, चाइना। चाइना ने चमगादड़ खा लिया, वो भी सूप बना के सर उसका, विथ चॉपस्टिक। ठीक है, चाइना चमगादड़ खा गया सूप में डाल के। सर ये मेरा प्यारा भारत, देखो सरदार जी हमारे पगड़ी पहन के बैठे हैं जी, सरदार जी। ठीक है, अभी थोड़ी सी पगड़ी अच्छी नहीं बनी, पर कोई बात नहीं, आप समझ जाइए, इंडिया बता रहा हूँ। सरदार जी बैठे हुए, सरदार जी का है कार का बिजनेस सर। स्पोर्ट्स कार तो नहीं बनाते, पर नॉर्मल कार बनाते हैं, ऐसी अलग सी कार बनाते हैं सर। इनके पास 50,000 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, अब क्या हुआ सर, चाइना खा गया चमगादड़। चाइना चमगादड़ खा गया, और मेरा मेजरली एक्सपोर्ट होता था। चमगादड़ खाने के बाद वो सब घर में बैठ गए, गाड़ियाँ नहीं खरीद रहे मुझसे, तो मैंने बोला ठीक है, गाड़ियाँ नहीं खरीद रहे, ये मेरे 50,000 लोगों को मैं सैलरी नहीं दे पाया सर। मैं सैलरी नहीं दे पाया तो इनके पास पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया तो सर ये दूसरी इंडस्ट्री थी, देखो सर ये दूसरी इंडस्ट्री थी, कौन सी, कॉटन या गारमेंट्स। सर वो इंडस्ट्री में किसी ने परचेस नहीं करा, परचेस नहीं किया तो सर यहाँ प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो यहाँ के 50,000 लोगों को जॉब नहीं मिला। अब ये 50,000 और ये 50,000 का क्या हुआ सर, स्टार्ट तो यहाँ से हुआ, अब ये 50,000 भी नहीं ले पा रहे। अब सर इसके बाद रेस्टोरेंट की बारी आई, ये लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खा पा रहे क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जो 50,000 थे अब वो अनएम्प्लॉयड हो गए, वो निकल गए। अब ये इम्पैक्ट प्रोवाइड करते रहेंगे पूरी इकोनॉमी को, और पूरी इकोनॉमी में बहुत सीवियर फॉर्म आ जाएगा इस तरीके का। शशि प्रभाकर क्या तुम मतलब, एडजस्टमेंट 2001 में क्या था मुझे खुद को नहीं पता, और ये कोई टेस्ट का अगर क्वेश्चन आ रहा है 2001 का तो मेरे को नहीं पता। 1999 और 2000 में डॉट कॉम बबल था, डॉट कॉम बबल फूटा, हर कोई डॉट कॉम बबल में इन्वेस्ट कर रहा था, बट दैट इज़ नॉट इन अवर सिलेबस, दैट इज़ जस्ट गिवन फॉर इलिस्ट्रेशन पर्पस। सम टीचर्स डोंट नो फ्रॉम वेयर टू आस्क द क्वेश्चन, सो दे आस्क फ्रॉम द रिडिकुलस पॉइंट्स। जो क्वेश्चन आज तक पूछे नहीं गए, डॉट कॉम बबल पे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, इट इज़ जस्ट फॉर इलिस्ट्रेटिव पर्पस। तो 2000 में 1999 2000 के अंदर डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ था, अगर आप उसकी बात करें तो पता है। 2001 का मेरे को पता नहीं। सारे इंडस्ट्री वही है। तो अब ये हो गया, दे आर परवेसिव, डिस्टर्बेंस इन वन और मोर सेक्टर्स आर इजीली ट्रांसमिटेड टू अदर सेक्टर। अब आप ये भूलेंगे नहीं, ऑल्दो ऑल सेक्टर्स आर अफेक्टेड एडवर्सली बाय बिजनेस। अच्छा सर क्या हुआ, ये सब सब इंडस्ट्री तो बर्बाद हो रही है, और यहाँ पे देखो कौन बैठा हुआ है, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना सर, यहाँ पे बैठा है किसान, उसके हाथ में ये है हल। अब आप बोलोगे सर हल नहीं लग रहा, अभी वो है मानो, और ये है उसकी खेत, वो यहाँ उगा रहा है अनाज। सर ये बिजनेस साइकिल कितनी भी आए, लोग एटलीस्ट एटलीस्ट खाना तो खाएंगे ना सर, एटलीस्ट खाना तो खाएंगे, थोड़ा बहुत कंजम्पशन कम होगा, ज़्यादा तो कम नहीं होगा। इसका मतलब सब सेक्टर को फ़र्क पड़ता है, लेकिन कुछ सेक्टर को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, स्पेशली ड्यूरेबल एंड कैपिटल। सर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फर्क पड़ता है, पर सर नॉन ड्यूरेबल लाइक एफएमसीजी, एग्रीकल्चर, इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क सबको पड़ता है, लेकिन इनको ज़्यादा फर्क पड़ता है, ड्यूरेबल और कैपिटल गुड्स को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एफएमसीजी, एग्रीकल्चर को इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सर इकोनॉमी में बूम भी आ जाए ना तो भी इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और मेरे को बताओ ना, ज़्यादा पैसा कमा रहे तो ज़्यादा थोड़ी खाओगे, तो ये सेक्टर को कम फर्क पड़ता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रिमिटिव सेक्टर्स को कम फर्क पड़ता है। इनफैक्ट कई बार तो रिसेशन आने के कारण इनकी डिमांड बढ़ जाती है। Although all sectors are adversely affected by business cycle, some sectors such as capital goods, durable goods are disproportionate, means they are more affected.
मोर ओवर कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर इज मोर प्रोन टू एडवर्स इफेक्ट। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को सर इतना फर्क ही नहीं पड़ता है। बिजनेस साइकिल इज वेरी कॉम्प्लेक्स। क्यों सर कॉम्प्लेक्स? सर कब आएगा ये पता नहीं, कितने टाइम के लिए आएगा पता नहीं, कितनी बजा के जाएगा लोगों की ये भी पता नहीं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो कोई इसको अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाया? जैसे कि आप मेरे लेक्चर्स देखिएगा इंटर के, मैं 2019 से ही बोलते आ रहा हूँ, शायद फाउंडेशन के लेक्चर्स में नहीं, आपको नहीं मिले हैं वो लेक्चर्स, वो पेन ड्राइव लेक्चर्स में। तो उसमें मैं क्लियरली बोलते आया लोगों को, बेटा रिसेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, लेकिन दिख के नहीं आ रहा था। ऑटोमोबाइल में रिसेशन आ गया था। अब ऑटोमोबाइल में रिसेशन आया कैसे पता चलता है? मेरे पापा का बिजनेस अच्छा चलने लग गया। अब आप बोलोगे अरे पापा का बिजनेस अच्छा चलने लग गया तो सर आपको रिसेशन कैसे समझ आया? पापा का बिजनेस अच्छा चलने लग गया क्योंकि पापा बेचते हैं स्पेयर पार्ट्स, होलसेल है हमारा स्पेयर पार्ट्स का। तो ऐसे समय क्या होता है, स्पेयर पार्ट्स ज़्यादा बिक रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है मार्केट में नई गाड़ियां कम बिक रही है, लोग पुरानी दुल्हन को ही लिपा पोती करके चला रहे हैं सर, पुरानी गाड़ी को ही चलाए जा रहे हैं। यहाँ से समझ में आया कि सेल कम है, और कुछ शोरूम वालों को भी सप्लाई करते हैं हम, तो वहां से पता चल रहा है सेल कम हो रहा है। सेल कम हो रहा है तो भैया ऑब्वियसली प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम हो तो वहां से स्टार्ट हो चुका था ट्रेंड, में बहुत पहले एनालाइज कर चुका था। फिर डेटा आ गया क्वार्टरली, सारी इंडस्ट्रीज फेल, फिर सर वो BS4 वाला लफड़ा लेकर आ गए, BS6 या BS4 वाला लफड़ा लेकर आ गए, तो इतना इम्पैक्ट आया। मैंने बोला शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई है। मैंने कोरोना तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, अगर कोरोना नहीं होता तो भी इकोनॉमी स्लो डाउन में ही होती। एग्रो बेस्ड को भी नहीं फर्क पड़ता। हर्ष बेटा कर दूं? हर्ष राजानी कर दूं बेटा, प्राइवेट कर दूं? अच्छा, तो मतलब तब से ही रिसेशन का मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। वो लेक्चर बहुत पुराने बेटा, बहुत पुराने लेक्चर्स हैं वो। आप समझिए कि वो होंगे मार्च 19 के। इट इज डिफिकल्ट टू मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ ट्रेड साइकिल बिफोर देयर अकरेंस। सर नहीं बता सकते ट्रेड साइकिल का क्या इम्पैक्ट आएगा। 2008 में भी हुआ था क्राइसिस, बहुत चीजें होती है। रिपरकशंस ऑफ बिजनेस साइकिल्स गेट साइमल्टेनियसली फेल्ट ऑन नियरली ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर इम्पैक्ट दिखेगा, मैंने आपको बता दिया। बिजनेस साइकिल आर कंटीजियस एंड इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। सर चाइना से लेकर आया वो बीमारी, चमगादड़ वाली बीमारी, तो वो कंटीजियस है यानी कि फैलता है, और इंटरनेशनल है, मैंने आपको बता दिया सभी के एग्जांपल से। बिजनेस साइकिल है सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑन वेलबींग ऑफ सोसाइटी। सर भूखे मर रहे हैं लोग, आपको पता है? आपको पता है आज के टाइम पे क्या हो गया? आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करो, 2 दिन में डिलीवरी आ रही है उसकी। कैसे सर? क्योंकि जितने मेजॉरिटी लोग थे ना, सबने डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट कर दिया। IT कंपनी के प्रोफेशनल से जॉब से निकाल दिया, क्या करेंगे? उन्होंने CV डाल के डिलीवरी बॉय बन रहे हैं, इसलिए इतने डिलीवरी बॉय बन गए, इसलिए इतनी क्विक सर्विस मिल रही है। अभी मेरी भांजी है, उसके लिए मैं शाम को या रात को हमारे घर पे कुछ ऑर्डर कर देते firstcry.com से, तो अगले दिन दोपहर में आ भी जाता है। मैं तो ऐसे ही बोलता जैसे घर के बाहर ही बैठे हुए हैं क्या ये लोग। तो ऑब्वियसली पूना में ही उसका स्टोर है, लेकिन कितना क्विकली ला कर देते थे, क्योंकि समझ में आ रहा है सर वेलबींग बहुत अफेक्ट हुआ है। IT कंपनी वाला AC में बैठने वाला धूप में काम कर रहा है। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। यस, फैजान देख, जब बैड ट्रेड पीरियड चल रहा होगा ना, बैड ट्रेड पीरियड चल रहा होगा, तो उन गुड्स का प्राइस गिरेगा फिर भी, कॉन्स्पिशियस गुड्स का। क्यों गिरेगा सर? अमीर को ही सबसे बड़ा फटका पड़ता है। इनफैक्ट शायद उस कमोडिटी का प्राइस चेंज ना भी हो तो भी डिमांड गिर जाएगी, क्योंकि कॉन्स्पिशियस नीड क्या है सर? पैसा है तो वो नीड है, कितने की है वो चीज़ नहीं देखी जाती, पर पैसा है तो नीड क्रिएट करेंगे। अरे भाई पैसा ही नहीं है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, तो प्राइस गिरे ना गिरे उसकी डिमांड गिर जाएगी। ये बड़े अजीब चीज़ है। प्राइस शायद आज भी उतना ही हो पर डिमांड गिर जाएगी। और मैं देखो एक बात बता दूँ, कॉन्स्पिशियस नीड्स में ब्रांडेड क्लॉथ्स भी आते हैं,
कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़ के अंदर अपन कह सकते हैं आज के टाइम ब्रांडेड गुड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई है। अब ये मैंने कहाँ से पढ़ी ली थी मेरे को याद नहीं, शायद डेक्थलॉन से ली थी। तब ये बहुत महंगी आती थी, 800-900 रुपये। क्या बोलेंगे सर 800-900 नहीं, 800-900 इज़ कॉस्टली एज फार एज दैट ब्रांड इज़ कंसर्न, वो नहीं तो सस्ते में देती है। तो बहुत अच्छी, आप डेक्थलॉन करके कुछ तो भी है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स वेयर देता है, तो ये वो है। तो आज वो 300-300 में देने के लिए रेडी हो गया, सेम जो मैंने 800 में खरीदी है। ठीक है, नाइकी की खरीदते तो 1,500-2,000 की पड़ती है, पर इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, ये प्योरली स्पोर्ट्स में। नाइट स्ट्रेंजर 5 बार लिखने से कुछ नहीं होने वाला, पढ़ चुका हूँ मैं। और आपको शेयर मार्केट के वीडियो नहीं मिलने वाले किसी को भी। टेक थेलो वो सब पेड बेसिस पे रहेगा, फ्री में आप किसी को कुछ नहीं देने वाला मैं। ये मैंने डिसाइड कर लिया है आज के इंसिडेंट्स के बाद कि किसी को भी वो फ्री में नहीं मिलेगा। कुछ भी वीडियो डालेंगे मेंबर्स ओनली, मेंबर चाहे एक हो, मेंबर्स ओनली। आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी प्रीमियम प्रोडक्ट फ्री नाउ बिकॉज व्हाट हैज़ हैपेंड इज टोटली अनबेरेबल। नाउ लेट्स स्टडी एक्सपांशन। और आज मैं रुकने नहीं वाला, आज मैं रुकने ही नहीं वाला। आज मैं जब तक मन करेगा तब तक पढ़ाऊँगा, जिसको रुकना है रुके, नहीं रुकना है नहीं रुके। आज मैं मेरे मूड से जाएगा। अब बात करते हैं बेटा एक्सपांशन की। एक्सपांशन में क्या होता है सर, सब कुछ अच्छा होता है, सुनहरे दिन रहते हैं सर, गुलाबी दौर चलता है। गुलाबी दौर यानी कि सर पहला प्यार पहला नशा जैसा होता है ना आप लोगों को, वैसी चीज़ें होती है एक्सपांशनरी फेज में। सर थोड़ा खुल के बताइए। हाँ जी सुनिए सर, एक्सपांशन फेज की शुरुआत देखिए क्या होता है। डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो पैसा बढ़ता है, पैसा बढ़ता है तो दूसरी इंडस्ट्री में डिमांड क्रिएट होती है, वहाँ डिमांड क्रिएट होती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो भैया एम्प्लॉयमेंट और बढ़ती है। तो कंटिन्यूसली डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन स्पाइरलिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पैसा आ रहा है, तो कंटिन्यूसली ग्रो होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे सबके पास पैसा आ रहा है, और बेटा जब सबके पास पैसा आ जाता है इन्फ्लेशन होता है। क्यों? क्योंकि देखो कमोडिटी रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। अब रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन सबके पास पैसा आ गया, हर कोई चाहता है मैं उस कमोडिटी को एक्वायर करूं, तो यहां पर हो जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यहां पे हो जाएगा इन्फ्लेशन, यानी कि कमोडिटी के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। बट इट इज गुड ट्रेड, ये अच्छी चीज है कि सबके पास पैसा भी है, दे आर रेडी टू एक्सपेंड, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। सर यहां पे ध्यान से सुनिएगा, एक्सपांशन के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट ना के बराबर रहती है, लोएस्ट। जो भी अनएम्प्लॉयमेंट रहती है वो बेसिकली फ्रिक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल रहती है। अब सर फ्रिक्शनल का मतलब क्या है? आदित्य शर्मा लेट से जॉब करते केपीएमजी में, उन्हें वहां से शिफ्ट होकर डेलॉइट में जाना है, तो जो बीच का 1-2 महीना मेरे पास काम नहीं है ना बेटा, उसको बोला जाएगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मैं काम करना चाहता हूं पर जिस कंपनी में काम करता हूं उसने मेरे को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो मेरी जगह ऑटोमेशन ले आई, तो अब मैं जब तक दूसरी कंपनी में नहीं जाता हूं तब तक ही टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बोला जाता है फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सिर्फ थोड़ी बहुत फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। समझ में आया आप लोगों को? ये रहता है। और क्या है सर, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह बढ़ता है। पर सर कोई भी चीज़ एंडलेसली नहीं बढ़ती है। मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ कैसे बिजनेस साइकिल में उतार चढ़ाव आते हैं, आपको कोई नहीं बताने वाला। सर ऐसी कोई इंडस्ट्री है जिसको कोरोना का इम्पैक्ट नहीं गिरा? देख रोहित, कोरोना का इम्पैक्ट सबको गिरा है, लेकिन किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव। मेरे को तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए हैं इसके, ठीक है, कोरोना के बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जितना मैं 6 महीने में अर्न कर, 1 साल में अर्न कर सकता था उतना मैंने 6 महीने में अर्न कर लिया, उससे ज़्यादा। और ग्रोथ ट्रिमेंडस हो गई, मेरी ग्रोथ मल्टीफोल्ड है, मल्टीफोल्ड मल्टीप्लाई करा मेरी ग्रोथ ने, तो इम्पैक्ट सब पे आया है। हाँ ये कह सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर पे कम इम्पैक्ट आया है, उस पर कम आता है। मैं बताता हूँ, राहुल सूत्रधार ने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर कौन सा फेज अच्छा है। फार्मास्यूटिकल पे कैसे इम्पैक्ट कम आया है? बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया, पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, सेल्स बहुत ग्रो हुआ है उनका। वो हमेशा रहेगा दरेश।
बेटा वी आर स्टडिंग थियोरी, क्या नाम है अंकित जैन, वी आर स्टडिंग थियोरी। तो थियोरी के हिसाब से हम प्रूव कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, और जो लोग काम करना ही नहीं चाहते उन लोगों का डिस्कशन इसमें नहीं आएगा। आइए जी एक बार देखते हैं एक्सपांशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, पीक, ट्रॉफ, सारी चीजें देखिए। अब 5 मिनट आप कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं ध्यान नहीं देने वाला। सर एक्सपांशन में क्या होता है, लोग सबसे पहले डिमांड रेस करते हैं, डिमांड रेस करने के कारण प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के कारण एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट के कारण नए लोगों के पास जॉब आता है, जॉब के कारण पैसा, पैसे के कारण और डिमांड, और डिमांड और प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट और पैसा, और डिमांड प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट पैसा, डिमांड प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट पैसा, डिमांड प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट पैसा। पर सर ये जब गाड़ी बढ़ रही है ना, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मिस कर दिया तो गया। सर ये गाड़ी जब बढ़ रही है ना, तब पता है मैन्युफैक्चरर क्या सोचो, अरे भाई साहब पिछले साल 200 कस्टमर को सामान बेचा, इस साल 300 नहीं, पिछले साल 300 को 2 साल पहले 300 को बेचा, पिछले साल 400 को बेचा, इस साल 500 को बेचा, साहब अगले साल 600 आएगा, फिर 700 आएगा, फिर 800 आएगा, फिर 1000 जाएगा, मेरी गाड़ी दुन 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 ऊपर जाएगी। तो वो क्या कर लेता है, अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज बढ़ा देता है सर, एक्सपांड कर देता है भयंकर। क्यों सर, एंटीसिपेटिंग फ्यूचर डिमांड। पर मुझे एक बात बताओ, थियोरटिकली मैं तो ऐसा कह सकता हूं ना कि एक लेवल के बाद इकोनॉमी में सब लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे। सर कंटिन्यूसली इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, एक ऐसा लेवल आएगा कि बस इससे ज़्यादा लोग है ही नहीं इकोनॉमी में जिसे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। तो मैक्सिमम इतने लोग पहुंच जाएंगे जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। अब जो लोग काम कर ही नहीं सकते उनका तो क्वेश्चन ही बाहर कर देते हैं, क्योंकि जो लोग काम नहीं कर सकते या फिर जिनके पास जॉब नहीं है वो वैसे भी डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे। तो सर जो लोग काम कर सकते हैं वो लोग मैक्सिमम पहुंच गए सर, अब इससे ज्यादा लोग इकोनॉमी में नहीं आने वाले। पर मैंने तो प्रोडक्शन 1000 के हिसाब से करके रख दिया है और मैं करते ही जा रहा हूं, करते ही जा रहा हूं, करते ही जा रहा हूं, तो मेरे पास स्टॉक पाइल हो गया सर, बहुत सारा स्टॉक पाइल हो गया, स्टॉक बहुत ज्यादा और डिमांड बहुत कम। अब बताओ क्या करूंगा साहब, प्रोडक्शन रोक दूंगा, मैं ऑर्डर्स कैंसिल कर दूंगा, जो मैंने दूसरी कंपनी को दे रखे होंगे रॉ मटेरियल के ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा, यानी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में भी अब इंपैक्ट आने वाला सेम। सर अब डिमांड हो जाएगी स्टैग्नेट, इससे ज्यादा डिमांड क्रिएट नहीं हो सकती। तो ये आ गया पीक, पीक पे हो जाएगी डिमांड स्टैग्नेट, यानी थम जाएगी, डिमांड स्टैग्नेट हो गई। सर अब ये डिमांड जैसी स्टैग्नेट हुई, मेरे पास स्टॉक बहुत पड़ा है, प्रोडक्शन मुझे करने की जरूरत थी, डिमांड आ नहीं रही, मेरे पास जो लोग थे मैंने निकालना चालू कर दिया। सर अब इकोनॉमी पलटना चालू कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज टर्निंग पॉइंट। इकोनॉमी के 2 टर्निंग पॉइंट आते हैं, एक पीक पे आता है, एक ट्रॉफ पे आएगा। तो सर अब क्या हुआ, ये रियली क्यों हुआ, क्योंकि सर डिमांड स्टैग्नेट हो गई, ये रीजन था बिजनेस साइकिल के पलटने का। अब सर सब गिरना चालू हो जाएगा, लेबर को निकाला, पैसे कम, डिमांड कम, प्रोडक्शन कम, एम्प्लॉयमेंट कम, पैसा कम, प्रोडक्शन कम, डिमांड कम, प्रोडक्शन कम। सर करते करते इकोनॉमी भयंकर नीचे गिर जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। सर ये क्यों हुआ, क्योंकि पीक लेवल पे ओवर एस्टिमेट हो गया था, डिमांड का ओवर एस्टिमेट हो गया था सर ये रियल लाइफ में भी होता है कि लोगों से, हाँ जब आपके दिन अच्छे चल रहे रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा खर्चा EMI वगैरह पे सारी चीज़ें ले लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कब आप इनकेपेबल हो जाते हो पैसा पे करने के लिए। सर वही सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हो जाती है। अब ये इतना स्टॉक पड़ा है कि नया प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं, डिमांड भी नहीं है। सर ये गिरता जाता है, बट एनीथिंग कैन नॉट फॉल एंडलेसली। सर ये हमेशा तो गिर नहीं सकता। सो ये सीवियर फॉर्म पे पहुंच जाता है, एकदम भयंकर, इससे तो नीचे गिर ही नहीं सकता। इसको बोला जाता है डिप्रेशन या ट्रॉफ, ठीक है, इसको बोला जाता है एक्सपांशन, और आपको मैंने बाकी के नाम भी बताए। ट्रॉफ, अब ट्रॉफ पे क्या होता है सर, ट्रॉफ पे अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर यहाँ पर आती है लेबर क्लास। लेबर क्लास बोलती है सेठ हमको काम दे दो, हम लो वेजेस पे भी काम करने को रेडी हैं। बैंक आता है, बैंक बोलता है सेठ आप लोन ले लो, हम बहुत लो इंटरेस्ट पर आपको पैसा देने के लिए रेडी है, क्योंकि मार्केट में कोई पैसा ले ही नहीं रहा हमसे। अरे सर एक्सपांशन के टाइम तो सब सर अंगार पे थे सर, बैंक वाला भी ज्यादा पैसे मांग रहा था, लेबर भी ज्यादा पैसा मांग रहा था, लेकिन हम दे रहे थे क्योंकि हमारा उतना खपत हो रही थी, हमारा उतना सेल्फ हो रहा था। लेकिन अब क्या हो गया बेटा, यहां पर ट्रॉफ पे पहुंच चुके हैं अपन, यहां पर तो बिल्कुल डिमांड आ ही नहीं रही है, बिल्कुल ही नहीं सर, खत्म खलीफा हो चुका है सब। तो सर लेबर
आता है लेबर आता है और बोलता है सर मैं कम रेट में भी काम करने को तैयार हूँ, पहले मैं 100 रुपये घंटा लेता था, मैं 20 रुपये भी लेने के लिए रेडी हूँ, मेरे बच्चे को घर में दूध मिल जाए एटलीस्ट उतने में कमाई करने के लिए रेडी हूँ। बैंक भी बोलता है भैया लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रेडी हूँ। तो बेटा यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपको चीज़ें सस्ते में मिल रही है, पर कंडीशन खराब है इसलिए सस्ते मिल रही है। अब लेबर आएगी, लेबर सस्ते में, कैपिटल सस्ते में, रॉ मटेरियल भी सस्ते में। सर देखो ना, दूसरी इंडस्ट्री के पास भी स्टॉक पाइल अप हुआ होगा, वो भी चाहता होगा कैसे ना कैसे औने पौने दाम में सस्ते में निकाल दो, तो सर वो रॉ मटेरियल भी सस्ते में देगा। तो सबसे पहले शुरुआत करी जाती है लेबर द्वारा, फिर बैंक और फिर मटेरियल आता है। और फिर क्या होता है सर, लेबर को जॉब मिलता है, उसके पास थोड़े पैसे आते हैं, पैसे आते हैं तो खर्च करता है, खर्च करता है तो दूसरी इंडस्ट्री में डिमांड आती है, डिमांड आती है प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है सैलरी मिलती है, सैलरी मिलती है फिर वो नई डिमांड क्रिएट करते हैं, डिमांड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बाद आपको फिर से पैसा मिलना चालू हो जाता है, डिमांड बढ़ती जाती है, इकोनॉमी रिकवर कर देती है। तो इकोनॉमी को रिकवर करने वाला कौन बेटा, लेबर क्लास। तो ये जो प्रवासी मजदूर पे इतनी बड़ी बात हो रही थी ना, रियल इम्पैक्ट मैं आपको बताऊं, मजदूर अगर चले गए, लिटरली लेबर अगर चला गया ना तो गए आप बर्बाद। लेबर को संभाल के रखना चाहिए। तो बेटा दो टर्निंग पॉइंट आते, देखो यहाँ से आपको टर्न मारना पड़ा और एक बार यहाँ से टर्न मारना पड़ा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि सर इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, टर्निंग पॉइंट बोला जाता है, और कोई दूसरा नाम नहीं है इनको। और लेबर क्लास इसको लेकर आती है, ये सारी चीज़ें सही है। अब आपको समझ में आ गया होगा। कांतिलाल आप अभी आए क्या जस्ट? चलिए, अब पूरा एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, पीक, ट्रॉफ, इकोनॉमी रिवर्स कैसे करती है सब एक साथ पढ़ा देता हूँ। मैं चैप्टर खत्म ही करूँगा आज। एक्सपांशन, एक्सपांशन में क्या होता है, नेशनल आउटपुट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, डिमांड बढ़ता है, कैपिटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ता है, सेल्स प्रॉफिट सब बढ़ता है सर, बैंक क्रेडिट सब बढ़ता है। ये कंटिन्यू कब तक करता है सर, याद रखना, यू टर्न कब आता है, यू टर्न लेबर के कारण नहीं आता है। एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट पे यू टर्न आता है और एक बार लेबर वापस से इकोनॉमी को उठाता है जब किसी के पास काम नहीं रहता है। तो दो बार टर्निंग पॉइंट कौन करवाता है सर, लेबर क्लास करवाती है। पीक पे टर्निंग पॉइंट क्यों आता है, क्योंकि सर फुल एम्प्लॉयड है, सबके पास काम। और ट्रॉफ पे टर्निंग पॉइंट क्यों होता है सर, किसी के पास काम नहीं है। The state continues till there is a full employment of resources and production is at its maximum. Involuntary employment is zero. Involuntary employment का मतलब सुन लो, वापस नहीं बताऊंगा। इसका मतलब है जो काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं है। तो सर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सर हम काम करना चाहते हैं फिर भी हमको काम नहीं है। तो इनवॉलेंट्री का मतलब ये हो गया, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया सर हम काम करना चाहते हैं फिर भी हमें काम नहीं है। ऐसी सिचुएशन नहीं है, जो काम करना चाहता है सबको काम मिल गया है, और जिसको नहीं करना है हुक्का पानी मारते रहना उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। और सर जितना भी थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा वो या तो फ्रिक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल रहने वाला है। प्राइजेस भी बढ़ते हैं बेटा, सब कुछ बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल एंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सर सब अपने खर्चे बढ़ा देते क्योंकि सबको लगता है मेरे पास और पैसा आने वाला है। हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है, और प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट सब बढ़ता है। फिर सर क्या होता है, पीक रेफर टू द टॉप और द हाइएस्ट पोजिशन, द आउटपुट प्राइस ऑल्सो राइज रैपिडली leading to increase in the cost of living, greater strain on fixed income earner, actual demand stagnate। सब कुछ छोड़ो, एक्चुअल डिमांड थम जाती है, एक्चुअल डिमांड थम जाती है। तो मैंने सोचा कि अगले साल इतना इतना कमा लूंगा मैं, उसके बेसिस पे मैंने अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा लिए, घर नहीं सर कोठी ले ली पूरी, यानी कि पूरा का पूरा महल मेंशन ले लिया, ईएमआई के ऊपर लाख रुपए की ईएमआई पर ले लिया फ्यूचर प्रेडिक्शन के हिसाब से। पर जब एक्चुअल डिमांड ही स्टेगनेट हो जाएगी, जब कोई मेरा प्रोडक्ट ही नहीं लेगा, मैं कमाऊंगा क्या, तंबूरा। तो सर पीक पे ये अद्भुत घटना घटती है और यहाँ से सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देयर इज अ फॉल इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। लोग अब नई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जाता है।
सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, यानी कि सर इतना प्रोडक्शन करके रखा है, डिमांड ही नहीं मार्केट में। डिमांड क्यों नहीं सर? डिमांड स्टैग्नेट हो गई ना, रुक गई ना, लेने वाला और कोई नहीं है। मतलब घर में गेस्ट आए जा रहे, तुम रोटियां बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, तुमने सोचा और गेस्ट आएंगे, तुमने 50 रोटी बना दी और पता चला गेस्ट ही नहीं आए। अब क्या करोगे? यही स्टॉक घर वालों को 3 दिन तक खिलाते जाओगे, नया प्रोडक्शन होगा नहीं। इनिशियली दिस हैपन इन फ्यू सेक्टर एट अ स्लोअर पेस बट रैपिडली स्प्रेड टू ऑल सेक्टर। सर ऐसा नहीं है कि ये सबको एक साथ हो जाता है, पर मैंने आपको बताया एक से शुरुआत होती है, सब तक पहुंच जाता है। प्रोड्यूसर होल्ड बैक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान। सर अब कोई फायदा है क्या इन्वेस्टमेंट करके? सारे ऑर्डर स्टॉप कर देंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कि सर ऑर्डर कैंसलेशन या स्टॉप कहां किया जाता है? पीक पे किया जाता, सॉरी ट्रॉफ पे किया जाता है या रिसेशन में किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन में? ऑर्डर स्टॉप कब किए जाते हैं? बच्चा बोलता है सर ट्रॉफ पे भी तो नेगेटिव बात है और रिसेशन भी तो खराब बात है, दोनों पे ऑर्डर रुकता है। नहीं, रिसेशन मतलब इकोनॉमी गिर रही है और ट्रॉफ मतलब गिर चुकी है। मुझे एक बात बताओ, ये जब इकोनॉमी गिरना चालू हो जाती है तभी ऑर्डर प्लेस करना बंद कर देगा ना। ट्रॉफ पे तो पहुंचने तक तो उसने धंधा ही बंद कर दिया होगा। सर आप मेरी बात समझिए, ट्रॉफ पे आके ऑर्डर कैंसिल नहीं करता वो। अरे ट्रॉफ से काफी टाइम पहले ही वो ऑर्डर देना बंद कर देता है, उसको पता है कुछ नहीं होने वाला धंधे में। यानी जब से इकोनॉमी यू टर्न मारना चालू कर देते हैं, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शनरी फेज में आ जाते हो, तुरंत अपने ऑर्डर कैंसिल कर देता है। सर वो इतने नीचे लेवल के लिए रुकता नहीं कैंसिल करने के लिए, 2 साल बाद थोड़ी ऑर्डर कैंसिल करेगा, 2 साल तक आने दो माल, आने दो आने दो, नहीं, कॉन्ट्रैक्शनरी फेज में रोक देगा। तो ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल टाइप्स ऑफ इंक्लूडिंग इनपुट इंक्लूडिंग लेबर। सर सबको, सबका काम रुक जाता है। डिक्रीज इन इनपुट डिमांड पुल्स प्राइस डाउन। सर अब किसी के पास काम नहीं है, काम नहीं है सर, खपत भी नहीं हो रही माल की, तो प्राइसेस कंटिन्यूसली गिर जाते क्योंकि डिमांड गिर गई है। इनकम ऑफ वेज एंड इंटरेस्ट अर्नर ग्रेजुअली डिक्लाइंस। द प्रोसेस ऑफ रिसेशन इज कंप्लीट एंड इकोनॉमी गोज इनटू डिप्रेशन। सर रिसेशन से सरकते हुए डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, रिसेशन से घसरते हुए डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। अब आइए सर लास्ट स्टेज देखते हैं। डिप्रेशन इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन एंड इज कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीमली स्लगिश। स्लगिश यानी सर बहुत गिरना, बेहद गिरना। ड्यूरिंग दिस फेज बिजनेस साइकिल ग्रोथ रेट इज नेगेटिव। सर ग्रोथ रेट नेगेटिव है, जीडीपी नेगेटिव नहीं, ग्रोथ रेट नेगेटिव। जीडीपी भी बोल सकते हो क्या? प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं है, कभी भी प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं होगा। प्रोडक्शन नेगेटिव का मतलब क्या है सर? यानी तुम इनपुट डाल रहे हो और आउटपुट निकल ही नहीं रहा, उल्टा इनपुट भी खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ग्रोथ इज नेगेटिव, समझ में आया? नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस रैपिडली। सर लोगों की इनकम और उनका खर्चा कम हो जाता है। डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस डिक्रीजेस, प्राइसेस भी गिर जाते हैं, इंटरेस्ट भी गिर जाता है। काफ़ी फर्म्स तो शट डाउन कर देती है साहब धंधा अपना, मैंने बताया आपको, धंधा ही बंद कर देंगे। कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा नुकसान हुआ तो झेलेंगे, लेकिन एक लेवल के बाद सर एग्जिट। अ टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन इज फॉल इन इंटरेस्ट रेट। मैंने आपको बताया बैंक रेट, लेबर रेट सब गिर जाता है। लार्ज नंबर ऑफ बैंक्रप्सी एंड लिक्विडेशन। सर धंधा बंद करके लोग घर पे निकल जाते हैं, बंद मतलब टेम्पररी बंद नहीं, परमानेंट बंद। हाउ डू इकोनॉमी रिकवर? इकोनॉमिक एक्टिविटी रीचेस ट्रॉफ एंड स्टार्ट रिकवरिंग। मार्क्स द एंड ऑफ पेसिमिज्म। सर अब अद्भुत सुनहरा दौर होने वाला है, पेसिमिज्म खत्म। सर अब लोग सब अपॉर्चुनिज्म यानी कि ऑप्टिमिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। रिवर्सल सबसे पहले कहाँ फेल्ट होता है? लेबर मार्केट में। वर्कर एक्सेप्ट वेजेस लोअर देन प्रिवेलिंग रेट। बिजनेस में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नई इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, बैंक उनको पैसा देता है, वापस से इकोनॉमी दुम 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 भरना चालू हो जाती है। ये पार्ट एक कंप्लीट हुआ। 10-20 मिनट में या आधे घंटे में बाकी का पार्ट भी कंप्लीट कर लूँगा। अब मैं रेलेवेंट डाउट अगर कोई होगी तो देखूंगा, इररेलेवेंट रही तो आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई। सो 13 पॉइंट तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं जवाब दूंगा। यस आई एम। अब पूछिए डाउट अगर आपने। नाइट स्ट्रेंजर, आपको जो रेलेवेंट है एग्जाम के लिए वो मुझसे पूछिए। मैंने क्या डाला है क्या नहीं वो सारी चीज़ें मत पूछिए, क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, वो सारी चीज़ें ना पूछिए। इट्स वेरी सिंपल। नाउ इट्स गोइंग टू बी अ प्रीमियम मेंबरशिप। सर इज एक्सपांशन बेस्ट फेज? यस जैस्मिन, आई कैन से यस, एक्सपांशन इज बेस्ट फेज। सर पर कभी भी यू टर्न आएगा पता नहीं चलता है। अच्छा, किसी ने मुझसे सवाल पूछा था अभी, मैं जैस्मिन के सवाल से मुझे याद आया। दोस्तों एक सवाल है आप लोगों से, कौन से फेज में बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए आप बताइए? नहीं पता चलता ना तृप्ति शर्मा, यही तो सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए तो तकलीफ है, किसी को पता ही नहीं चलता।
कोई बोल रहा है रिकवरी फेज में धंधा चालू करना चाहिए। सर प्रेजेंट सिचुएशन नहीं, मैं बता नहीं सकता कांतिलाल, डिप्रेशन में या रिसेशन में हो सकता है और गिरे, अभी तो और गिरेगा, अगर और गिरा तो ठीक है, और गिरा तो भैया फिर रिसेशन में है अपन, और इसके बाद उठना चालू हो जाए तो समझ लेंगे डिप्रेशन था, तो वो बताना मुश्किल ही है ना, इसलिए बोला कॉम्प्लेक्स है, कोई नहीं बता सकता और कितना गिरेगा। स्टॉक मार्केट भी क्रैश होने के पूरे चांसेस हैं। ट्रॉफ, रिकवरी, डिप्रेशन, आंसर इज सर इट डिपेंड्स। मान लो बेटा मैं सुपीरियर गुड्स बेचता हूँ, मैं प्रीमियम ब्रांडेड क्लॉथ्स बेचता हूँ, तो मेरे ब्रांडेड क्लॉथ्स की नया आउटलेट खोलना है, एक्सपांशनरी फेज में ही खोलना चाहिए क्योंकि सब कोई खरीदेगा। पर अगर रिसेशन चल रहा है तो मैं ब्रांडेड क्लॉथ क्यों बेचूंगा, कोई किसी के पास पैसा ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आप प्रीमियम चीज़ें बेचते हो, महंगी चीज़ें बेचते हो, तो एक्सपांशन इज गुड फेज फॉर यू। और बेटा अगर आप चीप क्वालिटी की गुड्स बेचते हो, इंफीरियर बेचते हो, तो एक्सपांशन के टाइम कोई आपसे चीप क्वालिटी नहीं खरीदेगा, उनके पास पैसा है। और अगर मान लो कॉन्ट्रैक्शनरी फेज में आप चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो बेटा आपका चलेगा। तो डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है और आपको कब खोलना चाहिए। बता दिया बेटा। नहीं नहीं, एजुकेशन इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, से मोड चेंज होते रहते हैं। अगर आप चीप क्वालिटी के गुड्स बेच रहे हो तो चलेगा, आप इंटरनेट सर्विस चीपर रेट में प्रोवाइड कर रहे हो, चल रहा है, आप सस्ते क्लोथ्स बेच रहे हो, चल रहा है, चलता है सब चीज़ें। जी, सभी को डिस्काउंट चाहिए। सो आई थिंक यू गॉट इट। हाँ जी, समझ में आ गया आपको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, फालतू की डाउट तो है नहीं किसी को, अच्छी बात है। सर लीडिंग, लैगिंग, कंकरेंट, तीन टाइप के इंडिकेटर रहते हैं। आप एक बात मेरी समझ लीजिए, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, आप ऐसा नहीं समझ सकते। सर तो फिर प्रोडक्शन कांस्टेंट, मुझे एक बात बता, स्टॉक मार्केट में जिस दिन तू पैसा डालता है, अगर तू प्रॉफिट कमा रहा है तो तू उस कंपनी में और इन्वेस्ट नहीं करेगा क्या? सर लालच है ना, लालच तो सब में है। और प्रोडक्शन कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं, जब खाने वाले मुंह बढ़ते जाते हैं तो आपको खाना भी तो ज़्यादा बनाना पड़ेगा, पर आप ओवर एंटिसिपेट कर लेते हो। और कोई भी पर्सन अपने बिजनेस पे ध्यान देता है, आपके पापा से बात करिए, वो अपने बिजनेस पे ध्यान देंगे, बिजनेस साइकिल आने वाली, इस पे ध्यान थोड़ी रहता है किसी का। सर इन एक्सपांशन एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग बट अनएम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीजिंग, एंड इन कॉन्ट्रैक्शन एवरीथिंग इज डिक्रीजिंग बट अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग। हाँ मतलब याद रखना ही क्यों है वो चीज़। सर इस पॉइंट पर एमसीक्यू कैसे बनते हैं, आप एक बार आईसीआई के एमसीक्यू चेक करो, आपको पता चल जाएगा। जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ उसके बाद एमसीक्यूज आते ही नहीं। बेटा फेज़ कौन सा है उस पर डिपेंड करता है किसका फ़ायदा होने वाला है, फेज़ कौन सा है। देखो अगर आप बैंक भी हो तो एक बार कमाओगे, स्लगिश एक्टिविटी में आपका भी नुकसान है। आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हो कांस्टेंट कमाओगे, तो किसका फ़ायदा है, ये तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं। अगर मान लो एक्सपांशन में सबका फ़ायदा होने वाला रहता ना, सबका फ़ायदा होने वाला रहता तो सब कोई वही धंधा करता ना। ऐसा नहीं होता किस टाइम पे किसका फ़ायदा होता है। इस टाइम पे तुम्हें आइडिया नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स खास करके वेबकैम वाले करोड़पति बन गए। करोड़पति सर, करोड़पति किसको बोलते हैं, मजाक है क्या? लॉकडाउन के टाइम पे जब इनका वेब कैम्स बिकते नहीं थे क्योंकि सबने ऑनलाइन टीचिंग चालू की, तो बताना मुश्किल है सर। बट ट्रॉफ के टाइम पर अगर बिजनेस चालू करे तो इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटा रोहित बजाज, मुझे आज तू बात बता, तू कैसे पहचानेगा कि ट्रॉफ चल रहा है? तू क्या कह सकता है इंडिया में भी ट्रॉफ है? सर सब हो जाता है तब जाके पता चलता है अपने को, हाँ अब रिकवरी चालू हुई। अभी ये एकदम लोएस्ट पॉइंट है, इससे भी नीचे जाएगा बताना कैसा मुश्किल है ना। स्टॉक मार्केट में देख, अभी स्टॉक नीचे जा रहा है और नीचे जाएगा, गिर रहा है ये तो समझ में आ रहा है, पर इससे भी नीचे जाएगा या अब ऊपर जाएगा कैसे बता सकता है कोई। बूम इज एक्सपांशन बेटा। भावेश नहीं आते, भावेश उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते, अगर आते होते तो मैं पढ़ा देता, मुझे पता है नहीं आते हैं। एक ही चीज़ पूछते हैं 1930 के बारे में, एक डिप्रेशन है 1930 का, उतना ही पूछते हैं। आप पुराने कोई भी ऑथर की बुक उठा लोगे तो वो तो क्वेश्चन बनाने के लिए कितने भी क्वेश्चन बनाते हैं, मैं भी मेरी बुक्स में बनाता हूँ, पर वो आता नहीं। चलिए नेक्स्ट है बेटा इंडिकेटर्स। अब मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ,
अब बेटा मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाने वाली, जैसे आप सब लोगों को मैंने क्यूरियस करके छोड़ दिया है कि सर ये इकोनॉमी किस तरफ करवट बदलने वाली है, ये बताना मुश्किल है, तो इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स आते हैं। इंडिकेटर समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा। आई एम नॉट मिसोजेनिस्ट। मिसोजेनिस्ट समझता है क्या था तुमको? मिसोजेनिस्ट सर वो लड़कियों के हक के लिए नहीं लड़ने वाला, उल्टा सीधा बोलने वाला, वैसा नहीं, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुमको। सर ये गाड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी गाड़ी बन गई। मैं जनरली यही एग्जाम्पल लेता हूँ, तो खैर ये सच है। दीदी हैं, दीदी गाड़ी चला रही हैं, ठीक है, तो एक रेप्लिका भी बना लेते हैं इसका, लगेगा साथ। सर दीदी के पीछे एक भैया भी जा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, दीदी के पीछे एक भैया भी जा रहे हैं, ठीक है। तो दीदी आगे जा रही है अपनी गाड़ी पे, चलो दीदी, दुन 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 दुन। दीदी यहाँ तक पहुँची है, ध्यान से, कुछ होने वाला है। सर क्या होने वाला है? सर दीदी ने दे दिया लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, ठीक है, दुन 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 दुन। अच्छा ये लड़का भी पीछे नहीं है, वो भी आगे आ ही रहा है, वो भी आ ही रहा है, दुन 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 दुन। अब इस लड़के को समझ में आ गया, इस लड़के को समझ में आ गया, दीदी ने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे दिया तो दीदी राइट साइड जाने वाली है, ठीक है, जस्ट फॉर फन अपन एग्जांपल ले रहे हैं। ये लड़के को पता है कि लड़कियों की हैबिट ये है, इंडिकेटर कहीं और का देते, निकलती कोई और है। तो भैया ये पहले से ही सचेत हो गया था कि दीदी ने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट को नहीं जाएगी। तो घटना होने से पहले, या कहूं दुर्घटना होने से पहले, भैया जी शांत हो गए, इनको पता है दीदी कुछ कर रही है, होगा कुछ और। तो दीदी चली गई इधर अपना, जाओ दीदी, जाओ जाओ जाओ, जय नहीं, चलो 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 निकलो, अरे ढीठ, चली गई थी। तो भैया कहने का क्या मतलब था? सर घटना होने से पहले ही अगर मुझे पता चल जाए तो इसको बोला जाता है लीडिंग इंडिकेटर। क्या बोला बेटा मैंने? लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब है क्या? इकोनॉमिक के अंदर कुछ चेंज आए उससे पहले ही अगर मुझे पता चल जाए तो उसको बोला जाता है लीडिंग इंडिकेटर, ठीक है। तो सर दीदी ने ले लिया ये साइड का टर्न, ये साइड का टर्न ले लिया। अच्छा अब दूसरा एग्जाम्पल, अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कि दीदी ने इंडिकेटर दिया लेफ्ट का, सॉरी राइट का, और दीदी गई भी राइट में, दीदी राइट में ही गई, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, दीदी की गाड़ी का इंडिकेटर चालू रह गया, ठीक है। तो ये दूसरा पोट्टा आया, इसने गाड़ी इधर ले ली। दीदी के इंडिकेटर को देख के क्या समझ में आया उसको? उसको समझ में, अच्छा दीदी ने थोड़ी देर पहले इंडिकेटर डाला था, मतलब दीदी ने राइट टर्न मारा है। तो बेटा अब घटना घट चुकी है, उसके बाद अगर पता चल रहा है तो इसको बोला जाता है लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर यानी घटना होने से पहले ही पता चल जाए। मैं बताता हूँ क्या होता है उसमें एग्जाम्पल्स। और सर लैगिंग इंडिकेटर, घटना हो गई है। सर तीसरा एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा। सर तीसरे एग्जाम्पल में दीदी ने राइट साइड का इंडिकेटर दिया और दीदी भी राइट साइड जा रही है। तो बेटा इकोनॉमी में चेंज हो रहा है और पीछे भैया को भी दिख रहा है कि दीदी ने राइट इंडिकेटर लिया, राइट में जा रही है। तो इसको बोला जाएगा कंकरेंट इंडिकेटर। इकोनॉमी में चेंज भी हो रहा है और उसी समय आपको पता भी चल रहा है, ठीक है, बात समझ में आई होगी आपको। तो भैया आते हैं सबसे पहले लीडिंग इंडिकेटर पे। लीडिंग इंडिकेटर में क्या होता है, इकोनॉमी में चेंज होने से पहले ही आपको पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? सर एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है इसका, रेसिडेंशियल, स्पेलिंग गलत हो सकती है मेरी, और फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। सर जब भी रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है ना, हमें समझ में आता है लोग अपने प्रोडक्शन प्लान को होल्ड कर रहे हैं।
इन्होंने प्रोडक्शन प्लान को होल्ड किया, मतलब इकोनॉमी में आगे जाके स्लो डाउन आने वाला है। और अगर मान लो कल करके ये बढ़ रहा है तो इससे ये समझ में आ जाएगा आगे जाके इकोनॉमी में पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है। तो ये लीडिंग इंडिकेटर है। इट इज measurable economic factor that changes before the economy start to follow a particular pattern, variable that change before real output changes. However, ये इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं, हमेशा इकोनॉमिस्ट इस पे लड़ते रहते हैं कि नहीं भैया ये है नहीं है। फिर दूसरा लैगिंग इंडिकेटर, चेंज इन दिस इंडिकेटर्स आर ऑब्जर्वेबल ओनली आफ्टर द पैटर्न और चेंज हैज ऑलरेडी अकर, यानी कि सर घटना होने के बाद आना। और कोइंसिडेंट, it coincide or occur simultaneously with business cycle movement. It gives information about rate of change of expansion or contraction more or less, सर लगभग सेम टाइम पे देता है, लगभग नॉट एग्जैक्टली, कुछ दिनों में कुछ महीनों में पता चल जाता है। तो सर अगर मैं 2008 का जीडीपी का डेटा उठा के दे दूँ तो मेरे को पता चलेगा अच्छा इकोनॉमी गिर गई, पर घटना तो हो चुकी है ना, अब पता चल रहा है ना। तो जीडीपी, नेशनल इनकम सब लैगिंग इंडिकेटर है। प्रोडक्शन, फिक्स एसेट कम बिक रहे हैं, ये लीडिंग इंडिकेटर है, आगे जाके इकोनॉमी गिरने वाली है। लोग अपने यहाँ से एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं, लीडिंग इंडिकेटर इकोनॉमी गिरने वाली है। और बेटा कोई चीज़ अगर साइमल्टेनियसली हो रही है और अपने को समझ में आ रहा है, जैसे मार्केट रोज क्रैश हो रहा है, अपने को समझ में आ रहा है इकोनॉमी स्लाइड हो रही है डिप्रेशन में, लीडिंग, लैगिंग, कंकरेंट सब बता दिया। अब आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज बीसी के नहीं होगा, हाँ वही एग्जाम्पल देता हूँ, नए नए एग्जाम्पल थोड़ी लाऊंगा। जितेंद्र गोयल, नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ऐसा ही है, मोस्टली ऐसा ही है। और मोस्टली मेरी क्लास में जितनी फेस टू फेस लड़कियां थी सब ने अग्री भी किया, मोस्टली, 2-4 ने मेरे को बोला नहीं सर ऐसा नहीं होता है, पहले मोस्टली ऐसा ही होता है। जैसे आप लोग जनरलाइज करते हो कि हर लड़का गाड़ी चलाते समय बाल बनाता है, लड़कियों को देखता है, बेटा इट इज़ जनरलाइज, एक्सेप्ट करो। सारी चीज़ों लड़कों की तुम बुराई करोगे और समाज उसको खुशी से एक्सेप्ट कर लेगा, ये भाई कोई फेमिनिज्म नहीं है। फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी। लड़कियां गाड़ी ख़राब चलाती है मतलब गाड़ी ख़राब चलाती है, मैं बता नहीं सकता भाई, जिंदा हूँ आज बहुत खतरनाक किस्सा हुआ है, मैं नहीं भरोसा करता बिल्कुल लड़कियों की गाड़ी पे, बिल्कुल नहीं करता, ये फैक्ट है, मैं नहीं करता बिल्कुल भी। तो अपन कोई चीज़ मानते हैं ना कि लड़का दारूड़ा है, लड़का घूमता है, लड़का नालायक है, वो चीज़ मान रहे हो तो लड़कियों की सारी अच्छाइयाँ क्यों कर रहा हूँ। फैक्ट इज लड़कियाँ गाड़ी अच्छी नहीं चला सकती हैं, एक्सेप्शंस हैं, मैं एक्सेप्शंस की बात ही नहीं करता, आई एम जनरलाइजिंग इट, लड़कियाँ नहीं चला पाती है गाड़ी अच्छे से। फिजिक उनका वैसा है ना, भगवान ने उनको बनाया थोड़ा सा, लड़कों का बॉडी स्ट्रक्चर उनका अलग है, प्लस लड़कों के अंदर एड्रीनलिन रश बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि सर कुछ कर दिखाने का वो जुनून बहुत ज़्यादा रहता है, ये होता है चेंज, तो वो गाड़ी हैंडल कर लेते हैं, चला लेते हैं। लड़कियां और आंटियां देखो वो साइड स्टैंड के साथ अपने 2 पैर लेकर बैलेंस करते करते जाती हैं। गाड़ी अच्छी चलाना और गाड़ी पे कंट्रोल होना दोनों अलग बात है, तो ये चीज़ में मैं अग्री करता ही नहीं। आप कुछ भी बोलो मैं नहीं मानूंगा, आप कुछ भी बोलो। सर कनकरंट का कोई एग्जांपल, शेयर मार्केट गिर रहा है इससे समझ में आ जाता है कि इकोनॉमी गिर रही है। सर अभी मार्केट ओके ओके है तो मार्केट कोई अच्छा नहीं है बेटा, गिर रहा है, मार्केट गिरा हुआ है। जीडीपी कंकरेंट इंडिकेट लैगिंग है बेटा, जीडीपी डेटा आता है 3 महीने बाद। दीदी तो सर वो ना रोक देती है, कहती है व्हाट आर यू डूइंग, मतलब हाँ लड़कियों के केस में आज मैं आंटी की वजह से निपट आता, मैं बोल रहा हूँ आप मानो मेरी बात। यस सर डर लगता है चलाने में, आई नो आई नो। हाँ तो इसको बोलते हैं वायरिंग्स, बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, लड़कों की वायरिंग अलग है, हमारी जो ब्रेन की वायरिंग है हमारी अलग है, लड़कियों की अलग है। ऑटोमेटिकली तुम देखो लड़कों का इंटरेस्ट बाइक्स में बहुत ज़्यादा रहता है, कार्स में बहुत ज़्यादा रहता है, ऑटोमेटिकली किसी ने सिखाया नहीं जाता बचपन से। अच्छा ये भी नहीं है जनरलाइज कि सबको ही रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लड़कों को रहता है। लड़कियों को मोस्टली गर्ली चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है, भगवान ने वायरिंग बनाई है। और बेटा ये जो तालमेल है ना, ये अपोजिट वाला, ये बैलेंस होना ही चाहिए, पोल सपाट होना चाहिए लड़का और लड़की ने, नहीं तो पता चला लड़की भी मर्दाना है लड़का भी मर्दाना है, अरे क्या मजा आएगा तुम्हें जिंदगी में। मेरे को एक बात बताओ, लड़कियों में नज़ाकत होनी चाहिए, तो वो चीज़ उनकी वायरिंग बनाई है भगवान ने, उस चीज़ के चलते हुए सड़कों पर गाड़ियाँ बहुत खराब तरीके से चलाती है। और पापा की परियों को कभी जल्दी हो जाती है तो भैया गाड़ी हवा में ही होती है। तो आई ट्रस्ट वेरी लेस, सॉरी टू से,
बट मैं जिंदगी भर गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठकर मेरे को ही गाड़ी चलानी है, ये चीज़ मैं मान चुका हूँ। ये है, आप नहीं मानोगे तो बेटा सबसे पहले एक्सेप्टेंस हाई होना चाहिए। जैसे लड़के लोग मान जाते हैं, लड़के लोग मानते हैं कि सच में लड़के हम लोग नालायक है, मतलब है, वी एक्सेप्ट इट, छाती ठोक के एक्सेप्ट कर, हाँ हम नालायक हैं। तो सर वो है, सोसाइटी में बैलेंस बना, संतुलन बना रहना चाहिए हमेशा, संतुलन बिगाड़ने मत दो तुम कभी। सर इकोनॉमी का इम्पैक्ट शेयर मार्केट पर पड़ता है, बट इकोनॉमी 100% तो शेयर मार्केट नहीं होता है ना। शेयर मार्केट में सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म रहता है। भैया जो इंसान कुछ महीनों के अंदर सेंसेक्स को 1000 से 4000 तक ले जा सकता है, इकोनॉमी में तो इतना जो 50 साल में गेन नहीं हुआ वो कुछ महीनों में तो गेन करके नहीं दिखाया था हर्षद मेहता ने। पर सर ताकत, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, मार्केट अभी भी ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म पे चलता है। पर मैंने बहुत चीज़ें सीख ली है मार्केट में कि मार्केट ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म के कारण चढ़ता गिरता है, लेकिन बेटा वो अल्टीमेटली अपनी औकात पर वापस आ ही जाता है। तो आप अंडर वैल्यूड कंपनी को ढूंढो, इन्वेस्ट करके बैठे रहो, वो उछाली मारते हैं मारने दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो। मैंने डिसाइड करके रख लिया, आई एम गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेल्थ ऑफ नियरली, अब बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करूंगा अगले 20 साल में। आई एम गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, सारे मल्टी बैगर्स बनाऊंगा। हाँ चैप्टर कंप्लीट करूंगा। पिंक स्कूटर एंजल प्रिया जी सर। पापा की परी नहीं, पापा की परी, मम्मी के चमगादड़ दोनों खतरनाक है। आई सर, ठीक है सर, समझ में आ गया आप जो जो बातें बोल रहे हो, पर ये बताओ हम क्यों पढ़ें, हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ें। पहली बात तो आपके सिलेबस में है इसलिए आपको पढ़ना ही है, फिर भी बिजनेस साइकिल के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन डिमांड, कल करके आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कल करके आप एडवाइस देना चाहते हैं क्लाइंट को कि भैया एक्सपांशन करना है या नहीं करना है, सबसे पहले वो तुम्हारे सामने फिजिबिलिटी रिपोर्ट लाएगा, तो तुम उसको डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है उसका एनालिसिस बता सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्लाइंट इंफीरियर गुड्स बनाता है, इंफीरियर गुड्स बनाता है सर, वो सस्ता मटेरियल बनाता है, सस्ती बाल्टी बनाता है। अब मुझे एक बात बताओ कि भैया बाल्टी इज़ अ नेसेसिटी, सबको लेनी तो पड़ेगी, पर जब अच्छा पैसा रहता है लोग पारस कंपनी, समृद्धि कंपनी की लेते हैं, जब पैसा नहीं रहता तो सर पोपट कंपनी की ले लेते हैं। कहने का मतलब है आपको देखना पड़ेगा कि आपकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा। कभी भी बिजनेस साइकिल में ऐसा नहीं बोला एक्सपांशन है तो सब कुछ अच्छा होगा, सबके साथ अच्छा होगा, ऐसा नहीं बोला। एक्सपांशन है तो कुछ धंधे फिर भी डूबेंगे, लेकिन टेंशन की बात नहीं है बेटा। आज के टाइम पे पता है क्या करते हैं लोग, लोग दो प्रोडक्ट बना लेते, एक सस्ता एक महंगा। एक्सपांशन है तो महंगा वाला बेचूंगा, कॉन्ट्रैक्शन आया सस्ता वाला बेचूंगा, जैसे एमआई और शाओमी करता है रेडमी ब्रांड के साथ अपने, वैसे। एक्सपांशन डिसीजन, भाई धंधा बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं सोचना पड़ता है। अगर इंफीरियर प्रोडक्ट है तो कॉन्ट्रैक्शन में भी धंधा बढ़ाता हूं मैं। अरे सर तुम्हें पता नहीं है मास्क वालों ने कितना धंधा बढ़ाया कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, आपके सैनिटाइजर वालों ने कितना कमाया है। तो ऐसा नहीं एक्सपांशन में ही धंधा बढ़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा आपका धंधा कौन से फेज के लिए बिलोंग करता है। टू फ्रेम बिजनेस पॉलिसी, एक्सपांशन करूं या नहीं करूं पॉलिसी बनाना, एम्प्लॉय को रखना है या निकालना है, पॉलिसीज बनाने के भी काम आता है। जैसे इन्फोसिस निकालता है लोगों को, टीसीएस निकालता है, तो ये पॉलिसी देखता है भाई, बिजनेस साइकिल देखता है। टू प्लान प्रोडक्शन, मार्केट एंट्री, प्रोडक्ट लॉन्च करूं या नहीं करूं। मैं बेचता हूं चाइना वाला फ़ोन, मार्केट में एक्सपांशन चल रहा है, अरे कोई नहीं खरीदेगा। मैं बेच रहा हूँ आईफोन 19 जिसके लिए मेरे को देने पड़ेंगे जायदाद के पेपर और 2 किडनी देनी पड़ेगी, सर वो वाला प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन में। साइक्लिकल बिजनेस, बेटा दो बिजनेस होते हैं, एक होता है साइक्लिकल और एक होता है काउंटर साइक्लिकल। साइक्लिकल और एक होता है काउंटर साइक्लिकल। सुनना, मैं वापस नहीं बताऊंगा। साइक्लिकल बिजनेस वो होते हैं, तू ध्यान से सुनना सर, जब बिजनेस साइकिल अच्छी चलती है तो ही चलते हैं। काउंटर साइक्लिकल बिजनेस वो होते हैं जो बिजनेस साइकिल खराब चलती है तो चलते हैं। एक्सपांशन में साइक्लिकल चलते हैं कंपल्सरी फिक्स, सर एक्सपांशन में साइक्लिकल चलते हैं और कॉन्ट्रैक्शन में काउंटर साइक्लिकल चलते हैं। सर साइक्लिकल मतलब क्या, एग्जाम्पल ले लो रियल इस्टेट का, एग्जाम्पल ले लो इंटरनेशनल टूरिज्म का, एग्जाम्पल ले लो एडवर्टीजमेंट, एग्जाम्पल ले लो फैशन, रेस्टोरेंट, रियल इस्टेट, हाउसिंग। ये सारी चीजें तभी आती है, सब लग्जरी में काउंट होता है या बहुत कॉस्टली आइटम्स है सारे। तो ये सारी चीजें तभी चलती है बेटा जब बिजनेस में एक्सपांशन चल रहा है। और काउंटर साइक्लिकल में क्या आएगा, काउंटर साइक्लिकल में आएगा अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग तभी आएगा जब कॉन्ट्रैक्शन फेज चल रहा है, एक्सपांशन में इतना नहीं चलता है। ये रेस्टोरेंट, फाइन डाइन रेस्टोरेंट की जगह टेक अवेज,
ओवरसीज टूर ऑपरेटर नहीं चलेगा सर। अब देखो ना, कोरोना के टाइम पे जब बिजनेस अच्छा चलता है तो लोग वर्ल्ड टूर करते हैं, ये तब थोड़ी चल रहा है। तो साइक्लिकल बिजनेस वो होते हैं जो एक्सपांशन के साथ बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के साथ गिरते हैं। काउंटर साइक्लिकल वो होते हैं जो एक्सपांशन के साथ गिरते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के साथ बढ़ते हैं। सर उल्टा। आई एक्सप्लेन यू ऑल दिस पॉइंट 19 भी कवर करूंगा। कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। अब मैं ये जानना चाहता हूं सर बिजनेस साइकिल आता क्यों है। दो रीजन है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर वो है जो इकोनॉमी के कंट्रोल में, एक ऑर्गेनाइजेशन के नहीं बेटा। बिजनेस साइकिल अपन किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस साइकिल मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं। तो ये इंटरनल कॉज वो है जो एक कंट्री के विद इन हो रहा है, एक कंट्री, नॉट एनी ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री के विद इन हो रहा है। और एक्सटर्नल सर दिस इज बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ कंट्री। तो सर ये कंट्रोल में है, ये कंट्री के कंट्रोल में है और ये कंट्री के कंट्रोल के बियॉन्ड है। चेक करते हैं सर क्या सच में ये सारे फैक्टर कंट्री के कंट्रोल में। फ्लक्चुएशन इन डिमांड, सर डिमांड तो कंट्री के लोगों के ही कंट्रोल में है ना, और प्लस आरबीआई और गवर्नमेंट भी तो उसको चेंज करती है। फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कंट्री के कंट्रोल में। वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी ये भी कंट्री की गवर्नमेंट के कंट्रोल में। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। मनी सप्लाई आरबीआई अपने कंट्रोल में। साइकोलॉजिकल फैक्टर, सर लोगों में ऑप्टिमिज्म फैलाना, जैसे मोदी जी रिसेंटली आए, उन्होंने बोला प्रॉपर केयर लो, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, खत्म हो चुका है एक तरह से, अब हम तैयार हैं, हम सक्षम हैं। ऑप्टिमिज्म ये भी हमारे कंट्रोल में। सर वॉर हमारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरी कंट्री में भी, दूसरी कंट्री का भी उतना ही हाथ है। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, यानी सर वॉर होने के बाद सारा का सारा पैसा हमें चाहकर भी पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, जो तबाही हुई है उसको नॉर्मल करने में लग जाता है। तो चाहकर भी ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम बोलोगे सर अपने ही कंट्रोल में मत बनाओ कुछ, ऐसा थोड़ी, मरने थोड़ी दे सकते लोगों को। टेक्नोलॉजिकल शॉक, सर इंटरनेट परमानेंटली बंद हो गया, एक को थोड़ी फर्क पड़ेगा, सभी कंट्री को पड़ेगा, अपने ऊपर थोड़ी है। नेचुरल फैक्टर, सर नेचुरल फैक्टर तो किसी के कंट्रोल में नहीं। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, कोशिश कर करके थक गए पर ये कंट्रोल में ही नहीं आ रही है चीज़ें। मस्त लोग 12-12, 10-10, 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, अब तो एक करके ही थक जाते हैं एज इन भैया खर्चा नहीं पूरा बात है। लेकिन पॉपुलेशन भी कंट्रोल करना गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, कितनी भी पॉलिसी बना ले लेकिन लोग पैदा करने वाले कर ही लेते हैं। अब गवर्नमेंट हर जगह थोड़ी रोकेगी लोगों को। दर्श मैं बनूंगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं एक दिन बहुत, अभी तो बहुत छोटा पोर्टफोलियो है मेरा, मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा रिकॉग्नाइज पोर्टफोलियो बनेगा एक दिन, बहुत बड़ा, लिमिटलेस उसके अंदर बढ़ा के दिखाऊंगा ना। और मैं अपने पैसे को ही बढ़ाऊंगा। मेरे पास ऑफर आते हैं कि सर हमारा थोड़ा बहुत पैसा लगा दो, आप बता दो किधर आप कमीशन लो। मैं बोलता नहीं, मैं किसी का पैसा डूबने नहीं दूंगा, लेकिन किसी को मेरे थ्रू कमाने भी नहीं देने वाला हूँ मैं, मेरा लगाएगा पैसा। चलिए अब कुछ 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करने, चैप्टर कंप्लीट। कल मैं पूरा का पूरा आपका सीबीडी कंप्लीट करवा दूंगा, परसों आपकी टेस्ट है। आज आपने बहुत टाइम पास करवाया, मेरा वेस्ट करवाया टाइम। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा, 4 डेफिनेशन है। एसी पिगू ने क्या कहा, एसी पिगू ने कहा कि भैया मार्केट में बिजनेस साइकिल आने का कारण क्या है, ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। अगर मार्केट ऑप्टिमिस्टिक है कि भैया सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सच में सब कुछ अच्छा चलेगा, और मार्केट में घबराहट फैल गई, मार्केट में आगे नहीं अब तो वॉर होने ही वाला है, अब तो वॉर हो गई, आज तो गई, खत्म ही है, इंडिया चाइना की लड़ाई होने वाली है, पेसिमिज्म आ गया, मार्केट गिर जाएगा, इकोनॉमी एक्टिविटी गिर जाएगी, हर कोई बोलेगा अरे बाप रे वॉर होने वाला है, मैं खर्चा नहीं करता, मैं मेरा पैसा दबा के रखता हूँ, शायद बाद में जरूरत पड़ जाए। कोरोना के टाइम पे याद करो ना, आप लोगों ने भी तो यही किया है, स्टार्टिंग में आपने खर्चे ही बंद कर दिए थे, अपने बोले पता नहीं अभी कितने टाइम घर पे बैठे रहना पड़ेगा, पता नहीं इतने में ही अपने को कितना ज़्यादा कितना टाइम चलाना पड़ेगा। तो भैया ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म, और अगर आपको पता है नहीं यार मैं कल कमा लेगा बहुत ज़्यादा, खर्चा करोगे अच्छा खासा, तो एसीपी को क्या बोलते हैं, मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी एंड आर अफेक्टेड बाय वेज ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, ये याद रखिएगा। फिर स्कम्प्चर क्या बोलते हैं, ट्रेड साइकिल अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इनोवेशन। तो पिगू साहब ने ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म दिया, स्कम्प्चर क्या बोलते हैं, इनोवेशन, इनोवेशन के कारण होता है। एंड लास्ट वन है कॉबवेब थ्योरी बाय निकोलस कैल्डोर। इन्होंने बोला है इन्होंने 2 वर्ड बोले, प्रेजेंट और फ्यूचर, आपको दिखेंगे। होल्ड्स दैट बिजनेस साइकिल रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट द प्रेजेंट प्राइस इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन एट सम फ्यूचर डेट। इन्होंने क्या बोला, आज की कीमत से कल के ऊपर, कल के प्रोडक्शन पे बहुत इंपैक्ट आने वाला है,
आज की कीमतों से कल के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आने वाला है। एग्जाम्पल देता हूँ, इन्होंने क्या कहने की कोशिश की, इन्होंने बोला आज लेबर महंगा है। बेटा आज अगर लेबर महंगा है तो कल करके स्पायरलिंग इफेक्ट होते होते ना इकोनॉमी में सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी, और जब महंगी हो जाएगी इकोनॉमी में एक्सपांशन चल रहा है उसके बाद गिरने की। और अगर आज सारी चीज़ें सस्ती मिल रही है ना, तुम समझ जाओ यहाँ से इकोनॉमी रिकवरी की स्टेज पर पहुंची है। तो इन्होंने क्या बोला, प्रेजेंट प्राइस से फ्यूचर के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो एसी पिगू ने क्या बोला सर, एसी पिगू ने बोला, सर एसी पिगू साहब ने बोला कि ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म, स्कम्पटर साहब ने बोला इनोवेशन थियरी, और कॉबवेब थियरी दी है निकोलस कैल्डोर ने। एक और थियरी है मनी सप्लाई की थियरी। मनी सप्लाई या मॉनेटरी फिनोमिना, ये हॉटरे ने दी है। हॉटरे की डेफिनेशन है सर ये, जहां आपको मनी सप्लाई वर्ड दिख गया ना कि मनी सप्लाई के कारण होता है, सर वो हॉटरे ने प्रूव करके। 4 है सर। अब आप लोगों को मेरी तरफ से क्या क्या मिलने वाला है, हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हुआ इकोनॉमिक्स का। अब आप सुन लीजिए आपको क्या क्या मिलने वाला है मेरी तरफ से, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। और कब आएगा ये मेरे डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, कोई मुझसे पूछे नहीं कब आने वाला है। पहला आपको मिलने वाला है प्रैक्टिकल मैराथन, ठीक है, ये टेंटेटिवली 2 आवर्स का जाएगा, लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे। दूसरा आपको मिलने वाला है 15 मिनट्स का इकोनॉमिस्ट के नेम वाला थियोरी, ठीक है, 15 मिनट का, वो फटाफट आप देख सकते गो थ्रू कर सकते हैं। तीसरा आपको मिलने वाला है, मेरी तरफ से बुक लॉन्चिंग होने वाली है। अब ये बुक कब होगी, 30th या फिर 31 अक्टूबर को होगी। चौथा आपको मिलने वाला है, ये बुक के अंदर जितने भी MCQs हैं उसकी रिवीजन सीरीज ऑल्टरनेटिव डेज पे, जिसमें BC के और इको दोनों कवर होगा। और इसके बाद आपको ये सब्जेक्ट से रिलेटेड और तो कुछ नहीं मिलने वाला, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड इतना ही मिलने वाला है। मैं आपको ऑलरेडी ग्राफ मैराथन दे चुका हूँ, okay, that's it from this chapter and this subject. If you have any query, I am open for query, you may ask any query, anything which you want. मैं हमेशा एक टीचर ही रहना चाहता हूँ। इन्वेस्टिंग में मुझे आता है इन्वेस्टिंग, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। मैं भी बनूंगा बड़ा स्टॉक में जी ज़रूर। रजत शर्मा CA-India.org, मैं लिख देता हूँ रजत शर्मा के लिए CA-India.org। आप मेरा कॉस्टिंग का भी बाय कर सकते हैं वहाँ पे, वहाँ आ जाएगा। सर शेयर मार्केट के लिए बिल्कुल नहीं बेटा, फ्री में तो आप कोई टिप नहीं। मैंने आज से डिसाइड कर लिया है, पिछले 8 से 8:30 बजे तक आपने जितना मुझे तंग किया ना, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि फ्री में कोई टिप नहीं। प्रीमियम कोर्स आएगा, थोड़ी बहुत उस पर टिप बता दिया करूँगा, वहीं पे स्टॉक एडवाइस दिया करूँगा, जिसको देखना है देखे, ठीक है। कल आप लोगों का CBT भी हो जाएगा, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। परसों आपकी टेस्ट रहेगी, उसके बाद एक दिन का आपको क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जो आपको मुझसे पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। 30 तारीख को होगा, 30 नहीं 29 तारीख को होगा। 30 तारीख को आपकी टेस्ट, 31 तारीख को बुक लॉन्च, दैट्स इट। फिर उसके बाद 1 तारीख से 5 तारीख तक आपको पूरा कूलिंग पीरियड मिलेगा, आपको क्या क्या पढ़ना है सारी चीज़ें बताई जाएगी। फिर उसके बाद एक टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी। हाँ जी, अब सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, जितने लोग हैं सुन लीजिए। सो वी हैव मेड वन न्यू चैनल, CA India Foundation, सो यू हैव टू सब्सक्राइब टू दैट चैनल। मैं लिंक ग्रुप पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं लिंक डाल चुका हूँ। बेटा वो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेस्ट सीरीज, अ फ्री टेस्ट सीरीज विच विल बी कंडक्टेड नॉट बाय सम स्टूडेंट्स एंड ऑल। जो आप फोकट की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं ना, मतलब ये जो भी 50, 100, 200 रुपये की, इट इज सेट बाय स्टूडेंट एंड चेकिंग इज ऑल्सो डन बाय स्टूडेंट, वो नहीं कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डू इट विद द हेल्प ऑफ रियल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो सच में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो लोग चेक करेंगे। एंड ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी फ्री फॉर यू, एंड देयर इज गोइंग टू बी द रिवॉर्ड्स अप टू 10,000। तो 10,000 की गिव अवेज होने वाले हैं, यानी कि एक पर्सन को 10,000 का नहीं मिलने वाला है, सबको डिस्ट्रीब्यूटेड मिलने वाला है। लेट्स टेक एग्जाम्पल, अगर एवरेज पर्सन 300 रुपये के हिसाब से खर्चा कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट बेनिफिट ऑफ दैट, 30-40 मोर देन दैट। तो जो लोग टेस्ट में अच्छा एक्सेल करेंगे उन लोगों को सारी चीज़ें मिलेगी। सो दिस इज द बिग अनाउंसमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस,
everything is going to be same. It will be conducted on my channel as far as foundation is concerned. As far as inter is concerned, inter I am going to shift on new channel, और मेरा इकोनॉमिक्स का कंटेंट आपको सी ए इंडिया वो वाले चैनल पे भी मिलेगा, लेकिन टिल दिस अटेम्प्ट आई एम गोइंग टू टेक इट ऑन माय चैनल। फर्दर आप लोगों के लिए वहाँ पे चले जाएगा। रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स जो मैं बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स, लॉ एंड अकाउंटेंसी, वो आपको मिलेगा नए चैनल पे। अब सारी चीज़ें नए चैनल पे आपको मिलेगी। यू हैव टू सब्सक्राइब टू इट। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हिट हो जाते हैं, यस एक टारगेट है हमारा, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हिट हो जाते हैं, ऑल द वीडियोस विल बी शोड टू यू। नाउ अभी प्राइवेट कर रखे हैं। नहीं, मैं आऊँगा, ऑल्टरनेट डे आऊँगा, एंड दैट्स सफिशेंट। चलिए जी, दैट्स इट। मिलते हैं कल, मिलते हैं बेटा, है ना? कल 8 बजे आ जाइएगा। एंड प्लीज़ वेट फॉर द बुक लॉन्चिंग। बुक लॉन्चिंग अच्छी होने वाली है। द बुक इज़ गोइंग टू हैव सम फीचर्स विच आई थिंक आई शुड टेल यू। उसमें बेटा फास्ट ट्रैक के नोट्स रहेंगे, कलर वाले, पहला। सेकंड, ICAI के MCQ रहेंगे अलग से लिखे हुए। तीसरा, स्कैनर भी रहेगी उसी के अंदर जुड़ी हुई, स्कैनर भी जुड़ी हुई उसी के साथ। चौथा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। पांचवा, स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट बुकलेट, वो भी उसी एक ही बुक के अंदर, एक ही बाइंडिंग के अंदर सब कुछ आएगा। एंड सिक्स्थ, अ डिस्काउंट कूपन फॉर CA इंटर कॉस्ट एंड FM सब्जेक्ट। जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा उसके लिए मेरी तरफ से आपको एटलीस्ट एक 10% डिस्काउंट कूपन आने वाला है, ठीक है? हो सकता है वो कोड सबके लिए कॉमन रहे, ठीक है? कॉमन कोड भी होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको मेरी तरफ से आने वाली है। एंड लास्ट वन इज, वो पता नहीं आपके कितने काम का है, लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट दैट यू पीपल आर रियली डूइंग द ग्रेट कोर्स, ठीक है? तो ये सब आपको आने वाला है। किस चीज़ की बेटा जितेंद्र? प्राइस पता नहीं बेटा परीक्षा, मुझे अभी तक पता नहीं, प्राइस पता नहीं बेटा मुझे बुक का कितना आएगा, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें ना, तो वेरिएबल खर्चा है। जैसे जैसे पेजेस बढ़ेंगे वैसे वैसे खर्चा बढ़ेगा। अभी मैंने कंपाइलेशन नहीं किया है, टोटल नहीं किया है, बट दिस इज गोइंग टू बी अ सिंगल मटेरियल विच यू आर गोइंग टू कैरी टिल एग्जाम। मैं इसमें एक चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कैनर में एक सबसे बड़ा इशू पता है क्या है? क्वेश्चन लिखा रहता है और उसके नीचे आंसर दिखा रहता है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर दिख जाता है, तो हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में सोचता भी नहीं है सर, डायरेक्टली वो आंसर को मान लेता है, बाकी सबको डिस्कार्ड कर देता है। तो मैंने क्या किया, वही स्कैनर के अंदर से सारे Q&A फॉर्मेट नहीं रखा, सारे क्वेश्चन रखे, और एंड में चैप्टर खत्म होने के बाद आंसर विद एक्सप्लेनेशन दे दिया। एक पहला फीचर। दूसरा फीचर, वहाँ पे आपको एक एडिशनल स्पेस मिलेगी जहाँ पे आपको बनाना है एक बॉक्स, और आपको टिक करके लिखना है कि सर फर्स्ट टाइम में मेरा सही आ गया था क्या? हाँ। अगर मान लो दूसरे क्वेश्चन में आपका फर्स्ट टाइम रिवीजन करते समय गलत है, तो आप उसको क्रॉस मार्क करेंगे। जिसमें 3 टाइम टिक्स आ गया, 2 टाइम टिक्स आ गया, आप समझ जाएंगे मुझे नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जिसमें पहली बार क्रॉस आया, दूसरी बार राइट आया, फिर तीसरी बार भी आप चेक करेंगे, तो आपको ये चीज़ भी इसके अंदर बनानी है, ये आपको करनी पड़ेगी, ताकि आप नेक्स्ट टाइम कितने क्वेश्चन पढ़ने इसके लिए भी सिक्योर हो जाए। साथ ही साथ ICAI के MCQ का सेक्शन ही अलग दिया है, ताकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आप कवर कर लें, जिसके लिए आपको मैराथन, हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, ग्राफ मैराथन नोट्स, ग्राफ मैराथन के जो नोट्स हैं वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये आपको बुक मिलने वाली है। चैनल का नेम, पहले मैं एक बात बता दूँ, रजत शर्मा फाउंडेशन से रैंक जा चुके हैं। फाउंडेशन में रैंक होते नहीं हैं, अब फाउंडेशन में रैंक नहीं होते, शायद आपको पता नहीं होगा। नवंबर वॉज द लास्ट अटेम्प्ट जब फाइनल फाउंडेशन में रैंक रखे गए थे, अब रैंक्स हटा दिए गए हैं। डिड यू गेट दिस? नहीं पता अंकित, बुक के फीचर्स आपको पता चल जाएंगे, ये चीज़ें हैं, पर स्कैनर से तो ज़्यादा ही होते हैं बेटा अपने इसमें, क्योंकि अपने पास बहुत अलग अलग सेक्शंस हैं।
जितनी भी अवेलेबल मटेरियल है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ही होगा अपने पास। ठीक है, मैं चैनल की लिंक अब भी डाल देता हूँ बिफोर आई फॉरगेट। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट एंटायर सिलेबस, BCK भी हो जाएगा। फिर BCK में क्या क्या देना